Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 5, understanding elementary shapes. So start करते हैं with question number 1. Fill in the blanks so as to make the following statements true. Fill in the blanks हमें दिए गए हैं. Start करते हैं with number 1. If A is a point on line segment XY then XA plus AY is equals to dash. अब देखो इसमें हमें क्या बोला है, डायग्राम से समझेंगे. हमें बोला है लाइन सेगमेंट एक्स वाई है, ठीक है, तो एक्स वाई बना लेते हैं. उस पर है एक पॉइंट ए, ठीक है, रैंडमली कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं. नेक्स्ट बोला है एक्स ए, इट मीन्स दिस पार्ट एक्स ए प्लस ए वाई, दिस पार्ट. तो ये वाला पार्ट को इस पार्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा. एक्स ए प्लस ए वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई. ओके, सो द आंसर इज एक्स वाई. Then number 2, if B is a point on PQ, line segment PQ, then PQ minus QB is equals to dash. अब अगेन हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे. हमें बोला है लाइन सेगमेंट है PQ. PQ बना लिया, उस पर है एक पॉइंट B, तो रैंडमली कहीं पे भी एक पॉइंट B ले लेंगे. अब बोला है PQ, यानी कि इस वाले पार्ट में से हमें माइनस कर देना है QB, यानी इस वाले पार्ट को माइनस कर देना है. तो पी क्यू में से क्यू भी हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बी बचेगा. ओके, सो द आंसर इज पी बी. देन नंबर 3, इफ पॉइंट्स एम आर एन आर सच दैट एम आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, आर एन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एम एन इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन द पॉइंट्स एम R N lie on a dash and the points dash is between the other two points. Now see, हमें तीन चीज़ें दी गई हैं. हमें बोला है कि एम आर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर दिया है आर एन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एम एन हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे हम जब एम आर प्लस आर एन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 4 प्लस 6 कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 10 विच इज़ इक्वल्स टू एम एन, यानी कि एम आर प्लस आर एन इज इक्वल्स टू एम एन. ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि एम आर एन जो पॉइंट है वो क्या है, एक ही लाइन में है, एम आर एन, इस तरीके से. तभी तो एम आर प्लस आर एन क्या हो रहा है, एम एन हो रहा है. ठीक है, मान लो कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, सो एम आर प्लस आर एन हो रहा है 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू एम एन. ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे द पॉइंट्स एम आर एन लाई ऑन अ लाइन. ठीक है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं एंड द पॉइंट डैश इज़ बिटवीन द अदर टू पॉइंट. तो मिडल में कौन सा पॉइंट है, आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आर इज़ बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स. नाउ सी, number 4, C is the midpoint of XY. If XC is equals to 5.1 centimeter, then XY is equals to dash centimeter. अब देखो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास XY लाइन सेगमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं XY लाइन सेगमेंट जहाँ पे C मिडल में है. ठीक है, यानी कि X और Y के एग्जैक्ट मिडल में है C, यानी कि एक्स सी और सी वाई क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये बिटवीन यानी कि मिडल में लाई कर रहा है इसलिए. अब एक्स सी क्या है, 5.1 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस पार्ट इज़ 5.1 सेंटीमीटर. देन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डैश, तो एक्स वाई क्या होगा. अब सिंस सी मिडल में लाई कर रहा है, यानी कि एक्स सी अगर 5.1 सेंटीमीटर है तो सी वाई भी कितना होगा, 5.1 सेंटीमीटर होगा. अब एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए एक्स सी प्लस सी वाई कर देंगे. सो 5.1 प्लस 5.1. अब 5.1 और 5.1 को ऐड कर लो, क्या मिलेगा, 1 + 1 2, 5 + 5 10, 10.2 सेंटीमीटर, यानी एक्स वाई कितना है हमारा, 10.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ हम लिख देंगे 10.2 सेंटीमीटर्स. देन नंबर 5 है P is the midpoint of line segment AB and Q is the midpoint of line segment AP. If AB is equals to 8 centimeter, then AQ is equals to dash centimeter. यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाते हैं हम. सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB. ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से बना लेते हैं. यहाँ पे हमें बोला है लाइन सेगमेंट AB, उसका मिड पॉइंट है P.
ठीक है। तो यहाँ मिडिल में P ले लेंगे, यानी कि ये P जो है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना लेंथ AP का होगा उतना ही लेंथ PB का होगा। ठीक है। फिर बोला है Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP, यानी कि AP का मिड पॉइंट है Q, यानी कि AP के जस्ट मिडिल में आ रहा है Q पॉइंट। अब बोला है इफ़ AB इज़, अब बोला AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो AQ का लेंथ कितना है। ठीक है। अब जैसे मान लो AB 8 सेंटीमीटर है, तो AP कितना होगा, हाफ होगा इसका, तो AP हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब AP 4 सेंटीमीटर है तो AQ कितना होगा, अभी मिडल में है यानी कि AQ हाफ हो जाएगा AP का, तो AQ हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। सो AQ का लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर्स। देन नंबर 6, इफ़ हाफ ऑफ अ रोटेशन, in half of a rotation the hand of the clock turns through dash right angle। ठीक है। जब भी क्लॉक हाफ रोटेशन लेती है, ठीक है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं हाफ रोटेशन लेते हैं, तो वो कितने राइट एंगल्स टर्न करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम एक क्लॉक बना लेंगे, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा जो हैंड है वो 12 पे है, हाफ रेवोल्यूशन मतलब ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करके कहाँ आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो ये एक राइट एंगल और ये दूसरा राइट एंगल, यानी कि हाफ रोटेशन में, ठीक है, कितने राइट एंगल टर्न हो रहे हैं, सो 2 राइट एंगल्स। ठीक है। जो क्लॉक हैंड है वो 2 राइट एंगल्स मूव कर रहा है। देन इन 3/4 ऑफ अ रोटेशन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू डैश राइट एंगल। अब 3/4 में कितने राइट एंगल्स टर्न कर रहे हैं हैंड, ये हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले यही क्लॉक ले लेते हैं हम। मान लो कि जो हैंड दिया हुआ है वो 12 पे दिया है, 3/4 रेवोल्यूशन यानी कि यहाँ पे होगा 1/4, यहाँ पे होगा 2/4 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन, और 3/4 के बाद जो क्लॉक हैंड है वो पहुँच जाएगा 9 पे। ठीक है। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो एक तो ये हो रहा है, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी कि क्लॉक जो है वो 3 राइट एंगल्स मूव कर रही है। ठीक है। क्लॉक हैंड जो है वो 3 राइट एंगल्स मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देन when the hand of a clock goes from 5 to 8 it turns through dash of a rotation। जब क्लॉक जो है उसका हैंड 5 से 8 तक जा रहा है तो वो कितना पार्ट रोटेशन ले रहा है। ठीक है। इसके लिए अगेन हम क्लॉक बना लेंगे, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉक का हैंड था 5 के ऊपर, अब वो पहुँच गया है 9 के ऊपर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना रोटेशन ले रहा है हैंड, 1 राइट एंगल। ठीक है। यानी कि इतना पार्ट कवर हो रहा है। ठीक है। और देखो अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कितना पार्ट कवर हो रहा है, 1/4 पार्ट कवर हो रहा है। ओके। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/4, 1/4 ऑफ अ रोटेशन, यानी कि वो कितना रोटेशन ले रहा है हैंड, 1/4 रोटेशन ले रहा है। देन when number 9 when the hand of a clock goes from 12 to 9 it turns through dash of a rotation। लेकिन अगर क्लॉक का हैंड 12 पे है, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, 12 से लेके वो जा रहा है 9 तक। ठीक है। यानी कि इतना पूरा रेवोल्यूशन लिया है, तो देखो कितना शेडेड पार्ट होगा, इतना पार्ट हम शेड कर लेंगे, इतना रेवोल्यूशन लिया है, तो कितना पार्ट हो रहा है, देखो 1, 2, 3 पार्ट हो रहा है, यानी कि इसका फ्रैक्शन होगा 3/4। Okay, so it turns through 3/4 of a rotation. Then number 10, if the hand of a clock starts from 1 and make half of a revolution it reaches dash। ठीक है। अब अगेन हम क्लॉक लेंगे, ठीक है, एक क्लॉक बना लेंगे, यहाँ पे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4, 5, 7, 8। ठीक है। तो जो हैंड है वो कहाँ पे है, 1 पे है। ठीक है। अब वो कितना रेवोल्यूशन लेना है, हाफ रेवोल्यूशन लेना है। हाफ रेवोल्यूशन लेने के बाद जो हैंड है वो कौन से नंबर पे पहुंचेगा वो हमें बताना है। ठीक है। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद हैंड कहाँ पहुंचेगा, हैंड पहुंच जाएगा 7 के ऊपर। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स मूव करेगा, टोटल 12 होते हैं, 6 नंबर्स मूव करेगा और हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो हैंड है वो पहुँच जाएगा 7 के ऊपर। ओके। सो आंसर इज 7। देन 11 when the hand of a clock goes from 8 to 9 it turns through dash डिग्री। ठीक है। अब 8 से लेके 9 तक जाएगा तो वो कितनी डिग्री मूव कर रहा है हैंड, ये हमें बताना है। सो देखो
8 से लेके 9 यानी कि एक नंबर मूव कर रहा है, ठीक है, 8 से लेके 9 तक मूव कर रहा है। अब देखो जो सर्कल होता है, जो क्लॉक होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, और सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है। टोटल कितने नंबर्स होते हैं यहाँ पे? 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 360 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 3 ज़ा 36, यहाँ आ जाएगा 0, 12 0 ज़ा 0, ठीक है। सो आंसर हमारा है 30, यानी कि अगर हैंड कहाँ से 8 to 9 मूव करेगा तो 30 डिग्री मूव करेगा, 9 to 10 तो भी 30 डिग्री, 10 to 11 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे एक नंबर मूव करने पे कितना डिग्री मूव कर रहा है हैंड? 30 डिग्री मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन इज डैश डिग्री। अब ईस्ट और साउथ के बीच का हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिग्री एंगल वहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। सो ईस्ट और साउथ के बीच में हमें फाइंड आउट करना है कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ, कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। सो द आंसर इज 90 degree, okay. Then number 13, the angle between south direction and north direction is dash degree। अब साउथ और नॉर्थ के बीच में पूछा है, अब ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है? तो ये 90 और ये 90, ठीक है। यहाँ स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। या तो इधर से मेजर करो या इधर से मेजर करो, ठीक है, इट्स गोना बी 180 डिग्री ओनली, ओके। सो आंसर इज 180 डिग्री। देन नंबर 14, नंबर 14 में हमें पूछा है द शेप ऑफ रोड रोलर इज, ठीक है। रोड रोलर यानी कि क्या होता है? जब रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर रोड रोलर चलाते हैं ताकि जो रोड है उसका लेवलिंग हो जाए, ठीक है। तो वो कौन से शेप में होता है? वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वो होता है सिलेंडर शेप में। देन द शेप ऑफ अ ब्रिक इज, अब ब्रिक कौन से शेप की होती है? तो ब्रिक क्यूबॉइड होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्यूबॉइड। देन द शेप ऑफ अ डाइस एस, डाइस कौन से शेप का होता है? वो क्यूब होता है। देन द शेप ऑफ अ क्रिसमस कैप, क्रिसमस कैप कौन से शेप की होती है? वो कॉनिकल शेप में होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोन। नाउ नंबर 18, द शेप ऑफ अ टेनिस बॉल इज, अब टेनिस बॉल जो होती है वो कौन से शेप की होती है? तो वो स्फेरिकल शेप होता है, सो यहाँ हम लिखेंगे स्फीयर। देन Number 19, a polygon made of 8 line segment is called, 8 line segment से बना हुआ polygon को क्या बोलते हैं? octagon बोलते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे octagon। Then 3-dimensional shape are those which has dash, dash and dash। 3-dimensional shapes जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? उसमें रहती है, देखो, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे लेंथ, breadth and height। Now let's start question number 2. Complete the following statements by selecting the correct alternative from those given in the bracket। अब यहाँ पे हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमें थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो नंबर 1 इज़ एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्रीज कॉल्ड। 90 डिग्री से जो भी लेस एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री से छोटे जो एंगल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। सो यहाँ लिखेंगे हम एन acute angle। Then number 2, an angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called। अब जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं ऑब्क्यूज एंगल। सो आंसर इज एन ऑब्क्यूज एंगल। देन नंबर 3, एन एंगल हुज मेजर इज़ 90 डिग्री इज कॉल्ड। जिस एंगल का 90 डिग्री मेजर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं राइट एंगल। सो आंसर इज अ राइट एंगल। देन नंबर 4, एन एंगल ऑफ मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड। अब जिस एंगल का 180 डिग्री मेजर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ लिखेंगे हम अ straight angle। Then
Number 5, an angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called. अब जो एंगल 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. सो आंसर इज अ रिफ्लेक्स angle. Then number 6, if all the three sides of a triangle are equal it is called. अब जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो आंसर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. यहाँ हम लिख देंगे एन इक्विलेटरल triangle. Then number 7, if two sides of a triangle are equal it is called dash. अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड डिफरेंट है तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो यहाँ लिखेंगे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. Then number 8, if the three sides of a triangle are of different length it is called dash. अगर एक ट्राइंगल की सारी साइड्स डिफरेंट है तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे अ स्केलेन ट्राइंगल. सो आंसर इज अ स्केलेन triangle. Then number 9, if in triangle ABC angle A is 60 degree, angle B is 50 degree and angle C is 70 degree, then triangle ABC is dash. ऑप्शन में दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल. अब ट्राइंगल ABC दिया है जिसमें A है 60 डिग्री, B 50 डिग्री है और एंगल C जो है वो 70 डिग्री है. अब सारे एंगल्स जो है वो अक्यूट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री से कम है. सो सारे एंगल्स एक्यूट एंगल है, इस वजह से ये ट्राइंगल क्या होगा? एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर एन acute angled triangle. Then number 10, if in triangle PQR, अब ट्राइंगल PQR है उसमें एंगल P है 20 डिग्री, एंगल Q है 50 डिग्री और एंगल R है 110 डिग्री, देन ट्राइंगल PQR इज डैश. अब इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 20 डिग्री है, एक 50, एक 110 डिग्री है. तो 110 डिग्री एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ये एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है. अब एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, इस वजह से ये ट्राइंगल कौन सा हो जाता है? एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है. तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. Now question number 11, if triangle XYZ, ठीक है, if in triangle XYZ यानी कि एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें एंगल X है 40 डिग्री, एंगल Y 50 डिग्री एंड एंगल Z है 90 डिग्री, देन ट्राइंगल XYZ इज डैश. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों एंगल्स में से एंगल Z जो है वो 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है, इस वजह से ये ट्राइंगल कौन सा होगा? और राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिखते हैं अ right angled triangle. Then number 12, if in triangle DEF, DE is 5 centimeter, EF is 6 centimeter and DF is equals to 5 centimeter, then triangle DEF is. अब देखो यहाँ पे हमें अगेन एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी साइड्स का मेजर दिया गया है, ठीक है. तो देखो एंगल DEF दिया है, ठीक है, ये हो गया DEF. तो DE जो है वो 5 सेंटीमीटर है, EF 6 सेंटीमीटर है एंड DF 5 सेंटीमीटर है. अब यहाँ दो साइड सेम है, तो जिस ट्राइंगल में दो साइड सेम होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये है एक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. देन नंबर 13,
if in triangle FOX, FO is 4 centimeter, OX is 5 centimeter and FX is equals to 6 centimeter, then triangle FOX is dash. अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर सारी साइड्स अनइक्वल है, ठीक है, सारी साइड्स डिफरेंट है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा? अ स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल के अंदर सारी साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट मेजर की होती हैं, सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, ओके। Then number 14, if in triangle MNP, MN is 5.5 centimeter, NP is 5.5 centimeter and MP is 5.5 centimeter, then triangle MNP is dash। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल लेंथ के, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। सो आंसर इज एन इक्विलेटरल triangle. Now question number 3, choose the correct alternative for each question and write it in the box। यहाँ पे हमें choose the correct option दिया है, हर एक question में 4 options है, हमें correct option choose करना है। So number 1 is where will the hand of a clock stop if it start at 3 and makes 1/4 of a revolution। यानी कि एक clock हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, ये clock है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब इसमें एक हैंड 3 पे है, ठीक है, और 1/4 रोटेशन के बाद, ठीक है, 1/4 रोटेशन के बाद वो कहाँ पहुँचेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1/4 यानी कि 1 पार्ट, सो 1 पार्ट मूव करने के बाद वो पहुँचेगा 6 पे, ओके। सो आंसर इज एट 6, द हैंड विल रीच एट 6, आंसर इज D। Then number 2, if you are facing north and turn through a straight angle, you will face dash। आप नॉर्थ फेस कर रहे हो और आपको स्ट्रेट एंगल मूव करना है, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री मूव करना है, विच मीन्स 2 राइट एंगल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स होते हैं, तो उसके बाद आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेंगे इस तरीके से, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो, ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रेट एंगल मूव करना है, यानी कि इस तरीके से इस साइड से ले लो या इस साइड से ले लो, नो मैटर व्हाट, आप एक ही डायरेक्शन में पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ से 180 डिग्री आप मूव करोगे, एक स्ट्रेट एंगल मूव करोगे, कहाँ पहुँच जाओगे? साउथ में। अगर इस डायरेक्शन से भी अगर वेस्ट की तरफ से जाओगे तो भी आप कहाँ पहुँचोगे? साउथ में ही पहुँचोगे, ठीक है। तो या एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है, आप कहाँ पहुँचोगे? साउथ में ही पहुँचोगे, ओके। सो आंसर इज बी, साउथ। यहाँ लिख देते हैं साउथ, यहाँ लिख देते हैं बी। देन नंबर 3, अ स्फीयर हैज़ डैश वर्टाइसेस। स्फीयर में कितने वर्टाइसेस होती हैं, यानी कि कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो स्फीयर में वर्टाइसेस नहीं होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, आंसर इज बी। देन नंबर 4, एन एंगल कैन बी मेजर्ड बाय डैश। एंगल को किससे मेजर किया जाता है? सेट स्क्वायर, डिवाइडर, प्रोटेक्टर या रूलर, उसको मेजर किया जाता है प्रोटेक्टर से, ओके। सो आंसर इज अ प्रोट्रैक्टर, यहाँ लिखेंगे हम सी। देन नंबर 5, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट डैश। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गए उसके डायगोनल्स, ठीक है। ये यहाँ मीट कर रहे हैं, अब हमें बताना है ये कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ओके। सो आंसर इज डी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देन नंबर 6, अ ट्राइंगल हैज़ डैश एलिमेंट्स। एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? सो सी, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ओके, एंड 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। सो आंसर इज 6, ए। Then number 7, dash is an example of perpendicular lines. Now perpendicular lines क्या होती है? Perpendicular lines वो होती हैं जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है। सो ऑपोजिट एजेस ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक नोटबुक ले लें तो ऑपोजिट एजेस जो होते हैं,
ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है? नो, तो ए नहीं आएगा। एडजेसेंट एजेस ऑफ अ नोटबुक, एडजेसेंट यानी कि ये वाला एजेस, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो येस दीज टू आर परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, सी ऑप्शन भी देखते हैं, लाइन्स ऑन अ रूल्ड पेपर। ठीक है, रूल्ड पेपर यानी कि एक रूल्ड पेपर यानी कि आपकी जो नोटबुक होती है उसमें ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं, क्या ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है? नहीं, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस नहीं हुई। देन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स, ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गई ऑपोजिट साइड, ये दो ऑपोजिट साइड हुई और ये दो ऑपोजिट साइड, लेकिन क्या ये दो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है? नहीं। क्या ये दो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है? नहीं। ठीक है, तो आंसर आएगा बी, एडजेसेंट एजेस ऑफ अ नोटबुक। यहाँ हम लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे हम आंसर adjacent edges of a notebook. Then number 8, dash is the measure of a reflex angle. reflex angle का measure हमें बताना है। reflex angle कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। ठीक है, जो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, 120 तो हमारा ऑब्क्यूज हो जाएगा, तो 180 से बड़ा हो गया 200, ठीक है, और 360 से छोटा भी है, और 90 से बड़ा हो गया 100, ये ऑब्क्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये 180 से बड़ा नहीं है, तो आंसर जाएगा हमारा सी, 200 डिग्री is the measure of a reflex angle. Answer is C. नेक्स्ट इज नंबर 9, डैश इज़ द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का हमें मेजर बताना है। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, सो 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, 80 डिग्री 90 से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल हुआ। ठीक है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, 150 डिग्री जो 90 और 180 के बीच में आता है। ओके, सो आंसर इज 150 डिग्री। आंसर इज डी। देन नंबर 10, डैश इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स। ठीक है, अब 4 साइडेड पॉलीगॉन हमें बताना है, तो 4 साइडेड पॉलीगॉन क्या हुआ? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स विद इक्वल नंबर ऑफ विद इक्वल साइड्स। ठीक है, यानी कि जिसकी इक्वल साइड्स हो। तो रोम्बस भी एक 4 साइडेड पॉलीगॉन है, लेकिन उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, स्क्वायर की होती हैं। ठीक है, सो आंसर हमारा जाएगा बी, स्क्वायर। रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसलिए उसको हम रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, और पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसलिए उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। ओके, सो आंसर आएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की इक्वल साइड्स होती हैं, इसलिए वो हुआ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स। आंसर इज बी। देन नंबर 11, if all the angles of a quadrilateral are not right angle but all its sides are equal, it is called a dash. अब यहाँ पे हमें बोला है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की यानी 4 साइडेड पॉलीगॉन है, लेकिन उसके सारे एंगल्स राइट एंगल नहीं है, लेकिन सारी साइड्स क्या है? इक्वल है, सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं रोम्बस। ओके, जो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इसमें सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो राइट एंगल नहीं है लेकिन सारी साइड्स इक्वल है, सो इसको बोला जाता है रोम्बस। आंसर इज सी। देन नंबर 12, if all the sides of a quadrilateral are equal and all its angle are right angle, it is called a dash. अब एक quadrilateral की बात हुई है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, तो वो हुआ एक स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी राइट एंगल होते हैं, सो आंसर इज स्क्वायर, ए। Then number 13, if the measure of each angle of a triangle is dash, it is called acute angle triangle. ठीक है, ऐसे कौन से एक ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब बोलेंगे? ठीक है, जब उसके सारे एंगल्स क्या हो? एक्यूट एंगल हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तभी वो एक्यूट एंगल होगा और उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। सो आंसर इज सी, लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।